हेलो एवरीवन। हम लोग आज बात करेंगे 2020 का स्पेशल एग्जाम का पीवाईक्यू सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, ये पीवाईक्यू सॉल्यूशन हमारा इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग का रहेगा। ठीक, जो कि बीईयू थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। हम लोग जो है पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या रहता है? ऑब्जेक्टिव 10 में से 7 बनाना है। क्वेश्चन क्या कहता है? इन सर्वेइंग मेजरमेंट आर टेकन इन। सर्वेइंग में मेजरमेंट कैसे लेते हैं? वर्टिकल प्लेन में, इंक्लाइंड प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखिए, आपको एक बात बताते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो सर्वेइंग के अंडर क्या आता है? सर्वेइंग में ही आपका आता है लेवलिंग। ठीक है, अगर देखा जाए तो उस हिसाब से अगर देखिएगा तो सर्वेइंग में हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्लेन में मेजरमेंट करते हैं। बात समझ में आ रही है? लेवलिंग में हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ वर्टिकल प्लेन में मेजरमेंट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मेरे अनुसार जो है वो क्या होगा? अगर सर्वेइंग लेवलिंग को सर्वेइंग के अंदर लाया जाए तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, तो हम लोग सर्वेइंग को क्या कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट मान के चलेंगे। इसलिए सर्वेइंग में सिर्फ क्या लेंगे हम लोग? हॉरिजॉन्टल प्लेन लेंगे। मेजरमेंट के लिए क्या लेंगे? सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन लेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन फॉर फाउंडेशन इज यूजुअली चेक्ड विथ। करा फाउंडेशन में, सॉरी, एक्सकावेशन यानी कि खोदना, मिट्टी खोदना है। उसका डेप्थ यानी कि कितना गहराई हम लोग मिट्टी खोदेंगे, किसके लिए? फाउंडेशन बनाने के लिए। वो कैसे चेक किया जाता है? टेप से, रेंजिंग रॉड से, लेवलिंग स्टाफ से, बोनिंग रॉड से। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन 4 बोनिंग रॉड है। देखिए, एक और बात आपको बताते हैं। अगर आपको लग रहा है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर कुछ और होगा या आपके पास कोई वैलिड प्रूफ है, आप मेरे तक बात पहुंचाइए, हम उस पर विचार करेंगे। कुछ चेंजेस होगा तो हम सबको इन्फॉर्म कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर फ्लोरिंग। फ्लोरिंग के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? स्टोन इस्तेमाल किया जाता है, कंक्रीट भी इस्तेमाल होता है, ब्रिक भी इस्तेमाल होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। द स्मॉलेस्ट लेंथ दैट कैन बी ड्रॉन ऑन ए मैप। किसी भी मैप पे जो हम लोग स्मॉलेस्ट लेंथ ड्रॉ करेंगे वो हमारा क्या है? 0.2 mm है। ठीक है, 0.6 mm, 1 सेंटीमीटर, 1/2 सेंटीमीटर, कुछ भी है। ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट क्या हो जाएगा? 0.2 mm। ये एक्चुअली होता है 0.25 mm। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है? द स्केल ऑन विच थ्री डायमेंशंस कैन बी मेजर्ड इज नोन एज। ऐसा स्केल बताइए जिसमें कि 3 डायमेंशन आप नाप सकते हैं। प्लेन स्केल नहीं, इसमें 3 डायमेंशन नहीं नापिएगा। डायगोनल में भी नहीं, सॉरी, डायगोनल में तो नाप सकते हैं हम लोग। कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकंड आंसर हो जाएगा इसका। 3 डायमेंशन के लिए सेकंड आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ट्रैफिक साइन इंडिकेटिंग स्पीड लिमिट। स्पीड लिमिट कहाँ इंडिकेट किया जाता है? रेगुलेटरी साइन में, वार्निंग साइन में, इंफॉर्मेटरी साइन में या प्रोहिबिटरी साइन में? तो स्पीड लिमिट आपका दिखाया जाता है रेगुलेटरी साइन के अंदर आता है ये। अगर आपको क्या कहते हैं इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसलिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा आप लोग। उसमें बहुत सारा काम का चीज रहता है डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन क्या कहता है? टू डिफाइन ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इज यूज्ड। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इस्तेमाल किया जाता है? किसके लिए? ग्रेड ऑफ कंक्रीट बताने के लिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं करते, डेंसिटी भी नहीं करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से पता चलता है। आंसर क्या हो जाएगा? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। द कंपास बॉक्स इज मेड ऑफ। कंपास बॉक्स किससे बना होता है? आयरन, एल्यूमिनियम, ब्रास, स्टील। तो इसका जो सबसे अच्छा आंसर है वो है ब्रास। व्हाट इज द रिकमेंडेड साइज ऑफ ए ब्रिक। ब्रिक का रिकमेंडेड साइज क्या है? 20 × 10 × 10, 20 × 9 × 9, 19 × 9 × 9। तो हमारा जो बेस्ट आंसर है वो तीसरा है। ब्रिक का रिकमेंडेड साइज क्या है? 19 × 9 × 9। ये चीज आपको एमएम में भी लिखा हुआ मिल सकता है, 190 × 90 × 90। ये जिस तरह जब लिखा हुआ रहेगा तो सारा मेजरमेंट हमारा क्या रहेगा? एमएम में रहेगा। तो आप देख लीजिएगा कि नाप किस में दिया हुआ है। तो आई का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन 3। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मोस्ट डोमिनेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट। सीमेंट में सबसे ज्यादा डोमिनेंट मतलब सीमेंट में सबसे ज्यादा मात्रा किसका होता है? तो सबसे ज्यादा मात्रा सीमेंट में लाइम का होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा सीमेंट में किसका होता है? लाइम का होता है। ठीक, उसके बाद सिलिका का होता है। लाइम के बाद सिलिका का होता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, आपका जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है? राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। आपको जो है शॉर्ट नोट्स लिखना है किस पे? रोल ऑफ सिविल इंजीनियर्स पे। सिविल इंजीनियर का क्या रोल है? देखिए, आपको एक बात बताते हैं। रोल शब्द का मतलब समझिए।
ठीक, रोल का मतलब क्या होता है कि आपको किस काम के लिए रखा गया है। जैसे अगर हम क्या करते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग में रखवाली करने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। क्या रखते हैं? सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। तो उस गार्ड को क्यों रखा गया है? बिल्डिंग का रखवाली करना, उसका रोल क्या है? सिक्योरिटी। बात समझ में आ रही है? उसका रोल क्या है? सिक्योरिटी। ठीक, तो जैसे मान के चलिए कॉलेज में प्रोफेसर है, उनका रोल क्या है? टीचिंग उनका रोल है। बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से सिविल इंजीनियर जो हम लोग रखते हैं, उसका क्या रोल है वो आपको बताना है, उसका किस काम के लिए उसको रखा गया है। ठीक ना, ये चीज आपको इसमें बताना है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, इसका कई सारा पॉइंट है। पहला पॉइंट हमारा क्या है? सिविल इंजीनियर को रखा गया है किसके लिए? डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए। कोई भी रोड का, ब्रिज का, डैम का, बिल्डिंग का अगर आपको क्या करना है, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस, उसके लिए सिविल इंजीनियर को रखा गया है। क्या क्या बोल रहे हैं? डिजाइन अगर करना है, या फिर कंस्ट्रक्शन उसका निर्माण करना है, या फिर उसका मेंटेनेंस करना है। किस किस चीज का? रोड का, ब्रिज का, डैम का, बिल्डिंग का। तो इसलिए हम लोग किसको रखते हैं? सिविल इंजीनियर को रखते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, दे इंश्योर द स्ट्रक्चर्स आर सेफ। सिविल इंजीनियर का क्या काम है? स्ट्रक्चर को सेफ बनाना। जैसे मान के चलिए हम कोई बिल्डिंग बना दिए, तो बिल्डिंग सेफ है कि नहीं है वो भी देखना पड़ेगा। सस्टेनेबल मतलब भविष्य में, भविष्य के लिए हम लोग अपना रिसोर्स वगैरह बचा रहे हैं कि नहीं। या फिर जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, जैसे बिल्डिंग बनाने का भी अपना कुछ नियम कानून होता है। ठीक है, तो वो सारा चीज हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सब चीज देखने के लिए हम लोग किसको रखते हैं? इंजीनियर को रखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? सिविल इंजीनियर्स प्ले ए की रोल इन प्लानिंग एंड मैनेजिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। सिविल इंजीनियर को क्यों रखा जाता है? प्लान करने के लिए। हमारा कोई भी चीज बनेगा तो कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा, उसका प्लानिंग के लिए रखा जाता है। और उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, ताकि हमारा सारा काम शेड्यूल के अनुसार, मतलब जो टाइम पे तय हुआ था, जैसे मान के चलो अगर तय हुआ कि इस महीने के 15 तारीख तक हमारा जो है प्लास्टर का काम हो जाना चाहिए, तो वो जो टाइम तय हुआ उस टाइम के अनुसार मेरा काम हो, उसलिए सिविल इंजीनियर को रखा गया है। या फिर पूरा काम का ऊपर ऊपर देख रेख करने के लिए। या फिर हम लोग किसके लिए रखते हैं? इंक्लूडिंग बजटिंग। बजटिंग करने का मतलब, अगर किसी रोड को बनाने के लिए 50 करोड़ रुपया जारी हुआ है, तो 50 करोड़ के अंदर रोड बन जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं 50 करोड़ जारी हुआ है, 2 करोड़ आप एक्स्ट्रा मांग रहे हैं कि खर्चा बढ़ गया, तो वो काम नहीं होना चाहिए। तो सिविल इंजीनियर को क्यों रखा जाता है? प्लानिंग और मैनेजिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए रखा जाता है। अगला पॉइंट हमारा क्या है? दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन, अच्छा हाँ, सिविल इंजीनियर का एक और काम है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। कैसे प्रोटेक्ट करता है? आपको कंस्ट्रक्शन ऐसा करना है ना जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट को खतरा नहीं हो। बात समझ में आ रही है? आपको कंस्ट्रक्शन का काम ऐसा करना है जिससे इन्वायरमेंट को खतरा नहीं हो। जैसे मान के चलो अगर हमको कोई रोड पास करना है, ठीक है, तो उसको अगर हम किसी जंगल के थ्रू पास कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि जंगल से पास होगा, फिर जानवर को खतरा है। तो हम क्या करेंगे? दिमाग लगाएंगे कि हम लोग जो है जंगल के साइड साइड से रोड निकालें। तो ये सब चीज सिविल इंजीनियर का ही काम है। उसके बाद हम लोग जो है, जैसे कि मान के चलिए रोड के किनारे हम लोग क्या करते हैं? दोनों साइड बड़ा बड़ा पेड़ लगाते हैं। ठीक है, क्यों लगाते हैं? ताकि हमारा एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन कम हो सके। तो इन्वायरमेंट को बचाने का काम कौन करता है? सिविल इंजीनियर करता है। आगे क्या कहता है? देयर एक्सपर्टीज इज क्रूशियल इन डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट में हमारा क्या गया? जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, ठीक है, या बहुत तेज आंधी उंधी चल गया, तो वैसे सिचुएशन में बचाने का काम कि कैसे उसको सिचुएशन को डील किया जाए। तो वो सब किसका काम है? सिविल इंजीनियर का काम है। जैसे मान के चलो अगर भूकंप आ गया, भूकंप आने के बाद क्या होता है? बिल्डिंग हिलता है। तो भूकंप रोधी बिल्डिंग बनाने कौन काम कौन करेगा? सिविल इंजीनियर करेगा, है कि नहीं? अगला पॉइंट क्या कहता है? सिविल इंजीनियर्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिटीज। अभी के समय में जो है स्मार्ट सिटी का बहुत डिमांड चल रहा है। स्मार्ट सिटी मतलब एक ऐसा शहर जिसमें बैठे बैठे सारा काम हो जाए। जैसे स्मार्टफोन है, आपका बैठे बैठे सारा काम कर देता है। ठीक है, बहुत ज्यादा लाइन में नहीं लगना पड़ता, सोचना नहीं पड़ता, जो ऑर्डर किए फट से डिलीवर हो जाए। नेट का 24 घंटा सुविधा रहे, बिजली पानी का 24 घंटा सुविधा रहे, वो सब क्या आपका स्मार्ट सिटी है। तो स्मार्ट सिटी बनाने का काम कौन करेगा? सिविल इंजीनियर करेगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या है कि अच्छा, सिविल इंजीनियर एक और काम करता है, जितना भी आर्किटेक्चर होता है, आर्किटेक्चर का क्या काम है? बिल्डिंग का मस्त मस्त डिजाइन बनाना। या फिर जो भी अर्बन प्लानर्स है, उस सब के साथ मिलके क्या करता है? किसी भी काम को समय पे पूरा करता है, बजट में, मतलब जितना पैसा दिया गया उस पैसा के अंदर करता है, और उसका जो भी स्टैंडर्ड है वो भी फॉलो करता है। जैसे हमारा स्टैंडर्ड है कि हमारा जो है यहाँ पे जो है M30 का कंक्रीट लगेगा, तो वो M30 का कंक्रीट देने का काम करता है कौन? सिविल इंजीनियर। चलिए, ये तो हमारा क्या हो गया? रूल्स हो गया सिविल इंजीनियर का। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में भी रिपीट भी कर सकता है। कंफर्म तो नहीं है, लेकिन इसका चांस बनता है रिपीट करने का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और वही सवाल इसमें पूछा गया।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। कह रहा है इंटरडिसिप्लिनरी मतलब आपस में हम लोग कैसे कैसे हर एक चीज को जोड़ेंगे ताकि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके। अब सवाल ये उठता है सर इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा आता क्या है, हमारा जितना भी रोड हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, या और भी जो भी हमारा मूलभूत सुविधा है वो सारा किस में आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। बात समझ में आ रही है। तो अगर हमको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो उसमें सिविल का जितना भी ब्रांच है वो आपस में कैसे रिलेटेड है। जैसे मान के चलो हमको रोड डेवलप करना है, तो रोड डेवलप करने में क्या होगा कि हमारा जो है इसमें क्या आएगा, एक ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट आ जाएगा। उसके साथ साथ हमारा क्या आ जाएगा, इसमें हमारा रोड के बीच में पुल वगैरह बनेगा, तो उसमें हमारा क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो इसमें मिट्टी का काम होगा तो उसमें आपका क्या आ जाएगा, रोड बनेगा तो मिट्टी का काम आएगा तो उसमें हमारा जियोटेक आ जाएगा, जियो टेक्निकल आ जाएगा। उसके साथ साथ जब हमारा रोड बनेगा तो इसमें हमारा अगला चीज क्या आएगा, जियोटेक के अलावा अगर मान के चलो रोड के बीच से हमारा जो है पानी निका थी, नाला या नदी पास कर गया, बात समझ में आ रही है, तो उसमें तुम्हारा क्या आ जाएगा, वाटर रिसोर्स आ जाएगा। तो सिविल का जो भी ब्रांच है ये सब सब आपस में क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो वही आपको कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा जो भी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है आपस में ये कैसे जुड़ा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के संदर्भ में, वो आपको यहाँ पे उसका महत्व बताना है। इसके साथ साथ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में हम लोग क्या देखेंगे, जैसे कि मान के चलिए हमको अगर कोई रोड बनाना है या फिर कोई बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, तो इसमें तो अकेले सिविल इंजीनियर तो सारा काम नहीं करता है। ठीक, इसमें क्या क्या काम होता है आपको हम इस सबका लिखा हुआ नोट से भी समझाएंगे। पहले आप क्वेश्चन ये पॉइंट समझिए कि क्या मतलब कर रहा है, मतलब समझा रहेगा तो आपको एग्जाम में बनाना आसान रहेगा। बिल्डिंग बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, आर्किटेक्चर चाहिए, ठीक है, जो कि बिल्डिंग का डिजाइन बनाता है। उसके बाद हमको क्या चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, ठीक है, उसके बाद और क्या चाहिए, आपका सब कॉन्ट्रैक्टर, ये लेबर वगैरह भी चाहिए। तो ये सब सब मिल के क्या करेगा, या फिर जो भी क्लाइंट है, स्टेक होल्डर्स है, वो सब भी चाहिए। तो ये सब सब मिल के कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कैसे करता है उसका महत्व आपको बताना है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है। तो आइए हम लोग एक एक करके इसका जो है सारा पॉइंट देखते हैं कि कैसे सब लोग मिलके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, ये सब डिपार्टमेंट मिलके कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, वो सारा चीज आपको हम यहाँ पे एक एक करके समझाते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, पहला कहता है एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स कोलैबोरेशन बिटवीन प्रोफेशनल्स फ्रॉम वेरियस फील्ड। जैसे देखिए अलग अलग फील्ड से हम लोग प्रोफेशनल उठाते हैं, जैसे सिविल इंजीनियर हो गया, इसका काम है किसी भी चीज को मजबूती देना। सिविल इंजीनियर का काम क्या है, स्ट्रेंथ देना। ठीक है, आर्किटेक्चर का क्या काम है, उसका लुक तैयार करना, लुक यानी कि एस्थेटिक, वो दिखेगा कैसा वो तैयार करना। अर्बन प्लानिंग का भी काम क्या है, वो जो है जगह के अनुसार सारा चीज देखता है कहाँ पे किस चीज का पोजीशन होना चाहिए। इन्वायरमेंटल साइंस का जो इंजीनियर है उसका काम क्या है कि पर्यावरण का रक्षा करना। इकोनॉमिक्स वाला जो बंदा है वो क्या करेगा कि सस्ता से सस्ता में काम करवाएगा, मतलब कम पैसा में बढ़िया मटेरियल तैयार करवाने का काम करेगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है कई लोग को इन्वॉल्व कर लेते हैं इसमें। उसके बाद हमारा क्या है, अगला पॉइंट कहता है दिस अप्रोच इंश्योर्स दैट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग टेक्निकल, एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर आर कंसीडर्ड ड्यूरिंग द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन स्टेजेस। ये कह रहा है कि अगर इस तरीके से आप सबको इन्वॉल्व कीजिएगा तो जब आप किसी भी चीज का प्लानिंग या एक्सिक्यूशन का काम कर रहे हैं तो उसमें आपका हर तरह का चीज आ गया, जैसे टेक्निकल आदमी भी आ गया, एनवायरमेंट बचाने वाला भी आ गया, सोसाइटी के लिए सोचने वाला भी आ गया, इकोनॉमिक्स यानी मतलब उसका खर्चा पानी देखने वाला भी आ गया। तो इस तरीके से सबका फायदा है। इट लीड्स टू इम्प्रूव मोर इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन। देखिए आपको एक बात समझाते हैं, अगर कोई एक आदमी सोचता है, ठीक है, तो वो अपने लेवल तक सोचता है, लेकिन अगर चार आदमी मिल के सोचता है ना तो उसमें नया नया आइडिया आता है। बात समझ में आ रही है। तो वही यहाँ पे कह रहा है इट लीड्स टू मोर इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन। अगर चार अलग अलग डिपार्टमेंट का आदमी सोचेगा तो कुछ नया सोचेगा और कुछ अच्छा सोचेगा जो समाज के लिए सही रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो इसका भी जरूरत है, चार आदमी या अलग अलग डिपार्टमेंट से आदमी बैठाने का आवश्यकता है। अगला पॉइंट देखिए, by involving stakeholders from diverse fields, potential conflicts and issues can be identified and addressed early in the project। ठीक है, जैसे देखो अलग अलग डिपार्टमेंट से आदमी लोग हैं तो हमारा क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब टकराव भी हो सकता है। अगर एक डिपार्टमेंट का आदमी कुछ कह रहा है दूसरा का कुछ और कहेगा तो ऐसे में आपस में टकराव भी हो सकता है। लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये सब चीज पहले से ध्यान रखना है, उसी हिसाब से आपको मैनेज करना है।
अगला क्या कहता है, एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच प्रमोट्स ए होलिस्टिक व्यू ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंश्योरिंग दैट दे मीट कम्युनिटी व्हाइल मिनिमाइजिंग द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। देखिए कुछ नहीं कर रहा है, कह रहा है ना कि आपका इन्वायरमेंट पे असर जो है कम से कम होना चाहिए, इस चीज का ये लोग क्या करता है, ध्यान रखता है। ठीक है, इट इनहेंस कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। देखिए इससे हमारा क्या है, जब हम लोग सब मिलके काम करेंगे ना तो आपस में क्या बनेगा, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन बनेगा, जिससे कि हमको क्या होगा, डिसीजन लेना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। लास्ट पॉइंट क्या कहता है, अगर कोई भी मुश्किल काम है, ठीक है, उसको अगर आप सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो ये अप्रोच आपको रखना पड़ेगा। अगर कोई मुश्किल काम है उसको आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो आपको कौन सा अप्रोच रखना पड़ेगा, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, मतलब सब लोग मिल के काम करेंगे, जिसका जो डिपार्टमेंट है वो सारे डिपार्टमेंट के लोग आएंगे, मिलके एक साथ काम करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग का जो बेसिक कंपोनेंट है वो क्या क्या है, और डिस्कस द मेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच पार्ट टू फुलफिल प्राइमरी फंक्शन। सबका जो है प्राइमरी फंक्शन क्या है वो भी आपको बताना है। सबसे पहले बिल्डिंग में क्या होता है, फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन क्या होता है, जमीन के नीचे होता है। जैसे देखिए आपको ये बताते हैं, ये हमारा क्या हो गया, जीएल। जीएल मतलब ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल के नीचे का जो हिस्सा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फाउंडेशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है, जो जमीन के अंदर गाड़ा हुआ उसको क्या कहेंगे, फाउंडेशन कहेंगे। फाउंडेशन हमारा क्या करता है, पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने का काम करता है और लोड को ट्रांसफर करता है कहाँ से, ग्राउंड तक। बात समझ में आ रही है, बिल्डिंग का जो भी लोड है उसको ग्राउंड तक पहुंचाता है और पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने का काम करता है कौन, फाउंडेशन। दूसरा क्या कहता है, फाउंडेशन हमारा क्या होना चाहिए, एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि वो क्या करे, जितना भी वजन है बिल्डिंग का उसका भार उठा सके। बात समझ में आ रही है, तो वो सब चीज के लिए हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। अगला चीज क्या है, वाल। वाल मतलब हो गया दीवार। दीवार हमारा क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है और किसी भी जगह को घेराबंदी करने का काम करता है, कहाँ से, बाहर से भी और अंदर से भी। हमारा दीवार जो है ड्यूरेबल होना चाहिए, मतलब ज्यादा दिन तक चले। वेदर रेसिस्टेंस मतलब मौसम मौसम बदले तो उसमें बहुत ज्यादा दीवार को नुकसान नहीं होना चाहिए। और जो है रूफ और अपर फ्लोर को सपोर्ट करने के लिए उसमें उतना दम होना चाहिए। बात समझ गए, तो ये हमारा बिल्डिंग का दो कंपोनेंट है। इसके अलावा और कंपोनेंट हम लोग देखते हैं अभी एक एक करके। उसके बाद हमारा क्या, बिल्डिंग में फ्लोर होता है। फ्लोर मतलब नीचे का जो सरफेस है जिस पे आप खड़ा रहते हैं या चलते हैं। फ्लोर क्या करता है, बिल्डिंग को डिफरेंट लेवल में डिवाइड करता है। जैसे मान के चलो एक 3 महल का बिल्डिंग है, ठीक है, 3 महल का बिल्डिंग है, 3 स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, इसमें हमारा कितना फ्लोर हो गया, 3 फ्लोर हो जाएगा, एक ये वाला फ्लोर, एक ये वाला फ्लोर और एक ये वाला फ्लोर। तो फ्लोर क्या कर रहा है, बिल्डिंग का डिवीजन कर रहा है। कैसे, कि हमारा जो है कितना लेवल है वो बता रहा है। जैसे 3 स्टोरी का है तो 3 फ्लोर। बात समझ में आ रहा है, वो आप पता कर लीजिएगा। फ्लोर हमारा क्या होना चाहिए, स्ट्रांग, मजबूत होना चाहिए, लेवल बराबर होना चाहिए, और इस पे हम लोग जब लोड लेके खड़ा हो तो इसमें क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। बात समझ गए। उसके बाद हमारा क्या है, रूफ। रूफ किसको कहते हैं, छत को कहते हैं। रूफ जो है हमारा क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बिल्डिंग को, कहाँ से, वेदर एलिमेंट से। मतलब जो मौसम बदलता है तो मौसम से बचाने का काम कौन करता है, रूफ। तो मौसम बदलता है तो कभी बरसात हो गया तो रूफ बचाएगा, ठंडा पड़ गया या फिर पहाड़ी इलाका सब में बर्फ पड़ गया तो कौन बचाता है, रूफ बचाता है। बहुत ज्यादा धूप आ रहा है तो उससे भी रूफ बचाने का काम करेगा। ठीक है, रूफ हमारा क्या होना चाहिए, वेदर प्रूफ, मतलब किसी भी मौसम में उसको कोई तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, ड्यूरेबल, लंबा चलने वाला रूफ होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, ऊपर उससे उस पर पानी भी नहीं जमना चाहिए, वाटर एक्यूमुलेशन उस पर नहीं होना चाहिए, हमारा जो छत होगा। उसके बाद हमारा बिल्डिंग का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डोर्स एंड विंडोज। ठीक है, डोर हमारा क्या देता है, सिक्योरिटी देता है। अगर आप दरवाजा बंद करके सोए हैं तो आप सुरक्षित महसूस करते हैं। जबकि विंडो का काम क्या है, नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन, मतलब धूप, सॉरी, रोशनी और हवा देने का काम है किसका, विंडो का। ठीक, डोर का क्या काम है, सिक्योरिटी देना। अगर आप दरवाजा बंद करके सोए हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। खिड़की का काम क्या है, रोशनी देना और हवा देना। ठीक है, दोनों को हम लोग डिजाइन करते हैं किसके लिए, ताकि हमको सेफ्टी, सिक्योरिटी और एनर्जी मिल सके सही से। अगला चीज हमारा क्या है, स्टेयर्स। स्टेयर मतलब क्या हो गया, सीढ़ी। स्टेयर क्यों दिया जाता है, ताकि हम लोग एक लेवल से दूसरे लेवल में बिल्डिंग में जा सके। जैसे मान के चलो ये 2 माला का बिल्डिंग है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर से हमको कहाँ जाना है, सेकंड फ्लोर जाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सीढ़ी का प्रयोग करेंगे ना। तो सीढ़ी का काम क्या है, एक लेवल से दूसरे लेवल में बिल्डिंग में जाना। सीढ़ी हमारा क्या होना चाहिए, थोड़ा सुरक्षित होना चाहिए, जैसे कि साइड से रेलिंग दे देंगे, नहीं तो कभी कभी आदमी सीढ़ी पर से गिर भी जाता है। ठीक है, और उसका अप्रोप्रिएट डायमेंशन होना चाहिए। अप्रोप्रिएट डायमेंशन करने का मतलब जो है,
सीढ़ी में आप देखिएगा बहुत ऊंचा ऊंचा सीढ़ी या बहुत छोटा सीढ़ी नहीं होना चाहिए, उसका जो साइज है उसके अनुसार होना चाहिए। हैंड रेल्स होना चाहिए, कुछ लोग सीढ़ी सही से चढ़ नहीं पाते तो वो हैंड रेल मतलब रेलिंग पकड़ के चढ़ेंगे। नन स्लिप सरफेस, सीढ़ी हमारा बहुत ज्यादा फिसलने वाला नहीं होना चाहिए। कुछ लोग जो है इस पे पूरा टाइल्स लगा के एकदम इसको चिकना बना देते हैं, उसके बाद अगर कोई चढ़ रहा है तो उसको लग रहा है पैर फिसल रहा है, तो वैसा काम नहीं करना है। तो ये हमारा बिल्डिंग का कुछ कंपोनेंट था। ठीक है, ये सब तो आप कॉमन सेंस से अपना एग्जाम में लिख ही दीजिएगा। हम तो मान के चल रहे हैं कि इंजीनियर है तो उतना दिमाग होगा ही आपके पास। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनर्जी इफिशियंसी इन प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग। एनर्जी इफिशियंसी क्या है कि हमारा जो बिल्डिंग में कई तरह का एनर्जी आता है। कौन कौन सा एनर्जी आता है? सबसे पहले हमारा जो है बिल्डिंग में क्या आता है, हवा सॉरी विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया। हमारा अगला चीज क्या है इसमें, अच्छा एक और बात, हमारा जो एनर्जी के नाम पे हमारा क्या आता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आता है। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि एनर्जी इफिशियंसी का मतलब क्या है। ठीक, तो हमको एनर्जी इफिशियंसी करने का मतलब है अगर हम लोग कम एनर्जी खर्च करें, ठीक है, तब भी हमारा काम हो जाए और हमको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। कम एनर्जी कहने का मतलब अगर हम लोग बिजली का खपत कम कर दें, ठीक है, तब भी हमारा क्या हो कि फायदा ज्यादा हो, लेकिन हमारा लाइफ क्या रहे, कंफर्टेबल बना रहे। क्या कर रहे हैं, हम लोग एनर्जी यानी कि बिजली या जो भी हमारा एनर्जी है उसका खपत हम लोग कम कर दें और हमारा लाइफ में कंफर्टेबिलिटी बना रहो, तो ये कैसे कैसे हो सकता है। जैसे अगर हम लोग पंखा का उपयोग करते हैं तो पंखा के बदले हम लोग क्या कर दें, नेचुरल एयर आए, है कि नहीं, दिन में हमको बल्ब नहीं जलाना पड़े तो उससे हमारा बिजली बचेगा। तो वो सब चीज हमारा किस में आएगा, एनर्जी इफिशियंसी में। पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट क्या कहता है, एनर्जी इफिशियंसी इन बिल्डिंग प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग स्ट्रक्चर्स दैट मिनिमाइज एनर्जी कंजम्पशन। हमको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें कि हमारा एनर्जी कंजम्पशन कम हो, मतलब बिजली हमारा ये जो भी एनर्जी सोर्स है वो हमारा कम से कम लगे, लेकिन इंसान को कंफर्टेबिलिटी मिलता रहना चाहिए। ठीक, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को अचीव करने के लिए हम लोग बिल्डिंग का कुछ ओरिएंटेशन या लेआउट या फिर इंसुलेशन कुछ ऐसा तैयार करेंगे ताकि हमारा हीटिंग कूलिंग ये सब चीज जो है, आर्टिफिशियल लाइटिंग ये सब चीज हमारा क्या रहे, एक लिमिट में मेंटेन रहे। उसके बाद क्या कहता है, एनर्जी इफिशियंट मटेरियल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हम लोग एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करेंगे, या हमको कम क्या करता है, बिजली का खपत कम करता है। हाई एफिशिएंसी हवा सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये सब सिस्टम हम लोग जो भी हमारा चीज है जिससे कि कम में हमको ज्यादा फायदा हो उस चीज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम लोग बिजली बचाने के लिए सोलर सोलर पैनल लगा सकते हैं या विंड टरबाइन लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? उसके बाद हमारा क्या कहता है, पैसिव डिजाइन स्ट्रेटेजी। पैसिव डिजाइन स्ट्रेटेजी करने का मतलब हम लोग नेचुरल वेंटिलेशन देंगे, हमको दिन में या जब भी हमारा हवा चल रहा है तो उसमें पंखा चलाने की आवश्यकता नहीं पड़े। बात समझ में आ रही है? उस हिसाब से हम लोग इसको तैयार करेंगे। या फिर हम लोग शेडिंग दे देंगे जिससे बहुत ज्यादा धूप नहीं आए। बात समझ में आ रही है? दिन में हमारा जो रोशनी है उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बिल्डिंग का डिजाइन करेंगे। उसके बाद क्या कहता है, एनर्जी इफिशियंट बिल्डिंग रिड्यूसेस ग्रीन गैस इमिशन। एनर्जी इफिशियंट बिल्डिंग में क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन बहुत कम होता है। ठीक, तो उस हिसाब से हम लोग इसको क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे ताकि हमारा एनवायरनमेंट को फायदा हो सके। अगला पॉइंट क्या कहता है, प्लानिंग फॉर एनर्जी इफिशियंसी आल्सो इंक्लूड्स द कंसीडरिंग अ बिल्डिंग्स इंटायर लाइफ साइकिल। जब आप एनर्जी इफिशियंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको बिल्डिंग का पूरा लाइफ साइकिल भी देखना है कि उसको हम लोग जब तोड़े उड़ेंगे तब तक हमारा क्या रहे, बिल्डिंग सही सलामत सुरक्षित रहे और हमारा बहुत ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन नहीं हो, खर्चा उतना आए नहीं। आगे क्या कहता है, व्हाट आर द वेरियस यूजेज ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स इन कंस्ट्रक्शन। स्टोन और ब्रिक का यूज बताना है। तो स्टोन हम लोग क्यों डालते हैं, फाउंडेशन के काम के लिए। फाउंडेशन मतलब जो हमारा जमीन के अंदर का काम होता है, फाउंडेशन काम में हम लोग डालते हैं। स्टोन से हम लोग दीवार भी बनाते हैं, लोड बियरिंग वॉल जिसको आप कहते हैं। स्टोन से हम लोग पेवमेंट यानी रोड बनाने में स्टोन का काम किया जाता है, रोड कंस्ट्रक्शन में। अगर आपको डेकोरेशन वगैरह काम करना है तो उसके लिए हम लोग स्टोन लगाते हैं। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स और स्टेचूज, ठीक ना, वो सब बनाने के लिए, स्टेचू को कहने का मतलब हो गया मूर्ति, तो वो सब बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, स्टोन्स का प्रयोग करते हैं। आपको रोड कहते हैं, पुल या डैम वगैरह बनाना है तो उसमें भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, स्टोन का प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं किसका, ब्रिक्स का। तो ये रहा हमारा ईटा का क्या क्या यूज है।
ठीक है, ईटा का हमारा काम क्या होता है, दीवार बनाना। कहाँ पे, जहाँ पे हमारा लोड बियरिंग वॉल्स है, सॉरी नन लोड बियरिंग वॉल्स। उसके बाद हमारा क्या है, मेकिंग पार्टीशन विद इन बिल्डिंग्स, बिल्डिंग के अंदर अगर आपको पार्टीशन करना है तब भी ईटा का प्रयोग किया जाता है। चिमनी और फायर प्लेस बनाने के लिए ईटा का प्रयोग किया जाता है। गांव सब में तुम देखोगे कि गली में भी जो है ईटा बिछा दिया जाता है, ताकि हमारा ईटा सोलिंग होने के बाद उस पर लोग आसानी से चल सके। ठीक है, उसके बाद किल्न और फर्नेस में ये जो है लाइनिंग मटेरियल का काम करता है। बात समझ गए। उसके बाद हमारा क्या है, आर्किटेक्चरल फीचर्स होता है, जैसे कि आर्च या कॉर्निसेज आपको बनाना है तो उसमें हम लोग ईटा का प्रयोग करते हैं। आर्च समझते हैं, इस तरीके का होता है आर्च। बात समझ में आ रही है, इस तरीके का पैराबोलिक शेप का होता है आर्च। तो उस सब चीज बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ईटा का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई इज नाउअडेज पॉपुलैरिटी ऑफ स्टोन बिल्डिंग मटेरियल गोइंग डाउन। कह रहा है कि अभी के समय में बिल्डिंग मटेरियल में जो स्टोन है उसका पॉपुलैरिटी कम क्यों हो गया, मतलब अब लोग स्टोन इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ऐसा क्यों। तो आइए आपको हम कारण बताते हैं। सबसे पहला कारण क्या है, हाई कॉस्ट। हमारा जो है स्टोन इस्तेमाल नहीं होने का सबसे पहला कारण क्या है, हाई कॉस्ट, इसका कीमत बहुत ज्यादा है। बात समझ गए। इसको जो है वहां से क्वेरी करके लाना या फिर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना, वो हमारा क्या होता है, महंगा पड़ जाता है। लेबर इंटेंसिव, दूसरा क्या है, लेबर इंटेंसिव। स्टोन कंस्ट्रक्शन में हमको क्या चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए। बात समझ में आ रही है, कोई भी आम लेबर उसमें काम नहीं कर सकता। स्टोन कंस्ट्रक्शन में स्किल्ड लेबर चाहिए, जो कि आपको मालूम है कि स्किल्ड लेबर रहेगा तो उसका खर्चा ज्यादा आएगा। अवेलेबिलिटी, स्टोन्स जो है हमारा हमेशा जो है या फिर कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, वो आपको एक पर्टिकुलर जगह से लाना पड़ेगा, इसलिए स्टोन का उतना प्रयोग नहीं होता है। टाइम कंज्यूमिंग, स्टोन में हमारा क्या होता है, टाइम बहुत लगता है इसको बनाने में। इसको पहले अच्छा से इसको तैयार करना पड़ता है, सजाना पड़ता है, ये जो भी चीज़ है तो उसमें हमारा टाइम बहुत लगता है। इसका वजन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका वजन बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना मुश्किल है या फिर उसको हैंडल करना मुश्किल है। ठीक। अल्टरनेटिव मटेरियल, देखिए स्टोन का अल्टरनेटिव मटेरियल मार्केट में मिल रहा है, इसलिए भी लोग इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। कंक्रीट हो गया, स्टील हो गया, प्रीफैब्रिकेटेड मटेरियल है जो कि इससे सस्ता में मिल रहा है, तो इस वजह से हम लोग जो है भरोसा स्टोन पर से कम हो गया, बाकी चीज पे ज्यादा हो गया। अभी सबसे ज्यादा अगर किसी पे भरोसा है वो है कंक्रीट पे। बात समझ गए। तो ये हमारा क्या कुछ कारण है जिस वजह से स्टोन का पॉपुलैरिटी घट गया। आगे क्या कहता है, डिस्कस वेदर कंक्रीट रबल एंड क्रशर डस्ट कैन बी यूज्ड इन मेकिंग फ्रेश कंक्रीट। फ्रेश कंक्रीट बनाने के लिए अगर हम लोग कंक्रीट रबल या फिर क्रशर डस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, वो आपको बताना, एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ। तो सबसे पहले कंक्रीट रबल हम लोग देखते हैं, इसका एडवांटेज क्या है। आपका जो भी पुराना कंक्रीट है उसको आप क्या कर सकते हैं, रिसाइकल करके उसको, वेस्ट को आप रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको हम एक चीज बता दें कि हमारा जो है कंक्रीट रबल होता क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी, नहीं तो फिर आप इसका मतलब नहीं समझ पाएगा ना। कंक्रीट रबल मतलब क्या हो गया, कंक्रीट का टूटा हुआ टुकड़ा। ठीक है, ये हमारा जो है बड़ा टुकड़ा या छोटा मोटा टुकड़ा भी हो सकता है। समझ गए ना, अगर हम लोग कोई बिल्डिंग वगैरह को बनाने या तोड़ने का काम करते हैं तो वहां पे हमको ये सब कंक्रीट का टुकड़ा जो मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंक्रीट रबल कहते हैं। कंक्रीट तो समझते हैं ना, सीमेंट बालू गिट्टी ये सब का जो मिक्सचर है उसको हम लोग कंक्रीट, जिसको आप ढलैया कहते हैं, आम बोलचाल के भाषा में बिहार में ढलैया कहा जाता है। कंक्रीट रबल को रिसाइकल करके नया मटेरियल बना सकते हैं। बात समझ गए। जैसे कि कंक्रीट के लिए हम लोग एग्रीगेट या रोड बनाने के लिए बेस मटेरियल हम लोग इससे तैयार कर सकते हैं। तो कंक्रीट रबल आप समझ गए। कंक्रीट रबल का एडवांटेज क्या हो गया कि इसको हम लोग रिसाइकल करके कुछ नया चीज बना सकते हैं। नया एग्रीगेट मटेरियल के तुलना में ये हमको क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो जाएगा, क्योंकि हम हमारा क्या है, ऐसे भी वो बेकार ही जाता। ठीक है, तो हम लोग उसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर लिए, जिसको हम लोग कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, लैंडफिल, मतलब अगर कोई गड्ढा है उसको भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, वेरिएबिलिटी इन क्वालिटी ड्यू टू डिफरेंट सोर्स। अगर ये अलग अलग सोर्स से आएगा, मान के चलो किसी एक का बिल्डिंग तोड़े तो उससे अलग तरह का कंक्रीट रबल मिलेगा, दूसरे का बिल्डिंग तोड़े अलग अलग तरह का मिलेगा, तो अलग अलग सोर्स से आएगा तो फिर हम लोग एक साथ या एक जैसा प्रॉपर्टी उसमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें हमको एडिशनल प्रोसेसिंग करना पड़ता है ताकि हमारा कंसिस्टेंसी मेंटेन हो, मतलब इसको अलग से ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ठीक है, इसके वजह से हमारा क्या होता है कि स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो जाता है, ये चीज का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्रशर डस्ट हमारा क्या होता है, क्रशर डस्ट मतलब क्या हो गया,
क्रशर क्रशर डस्ट मतलब हमारा हो गया फट के बहुत फाइन पाउडर जैसा मटेरियल। ठीक है, जैसे पत्थर को जो है फट के वो जो है एकदम बहुत महीन सा पाउडर सा बन गया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रशर डस्ट कहते हैं। बात समझ गए? क्रशर डस्ट का हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, कंक्रीट मिक्स में भी फिल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब आपको एक चीज अंतर आपको जान लेना है, एक हो गया कंक्रीट रबल। कंक्रीट रबल, कंक्रीट रबल मतलब क्या हो गया, कंक्रीट रबल का मतलब हो गया कंक्रीट का बड़ा टुकड़ा। ठीक है, लार्ज साइज कंक्रीट का। क्रशर डस्ट मतलब क्या हो गया, क्रश करने के बाद जो फाइन पाउडर बनता है। लार्ज साइज का कंक्रीट मतलब कहीं का घर उर का ढलिया टूटा है तो उसको आप तोड़िएगा, बड़ा बड़ा जो टुकड़ा मिलेगा उसको कंक्रीट रबल कहते हैं। और क्रशर डस्ट किसको कहते हैं, उसको जब आप महीन से पीस दीजिएगा तो वो आपको जो मिल जाएगा वो क्या 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 है, क्रशर डस्ट। यानी कि फाइन साइज, यानी छोटा छोटा महीन वाला जो साइज है वो हमारा किस में आएगा, क्रशर डस्ट में आएगा। क्रशर डस्ट का क्या एडवांटेज होगा, फिल्स वॉइड्स लीडिंग टू डेंसर कंक्रीट। कंक्रीट के अंदर जो भी खाली जगह उसको भरने का काम करता है क्योंकि महीन पाउडर जैसा होता है। उसके बाद हमारा जो है कंक्रीट में एग्रीगेट यानी कि जो बालू का काम है वो काम कौन कर देगा, क्रशर डस्ट आपका बालू का काम कर देगा। बात समझ गए? तो इस वजह से हमारा ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव मतलब सस्ता पड़ेगा, अच्छा रहेगा, और बाय प्रोडक्ट है तो इस्तेमाल भी हो जाएगा। डिसएडवांटेज के नाम पे हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हमको आपको क्या करना पड़ेगा, केयरफुल ग्रेडिंग करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, केयरफुल ग्रेडिंग करना पड़ेगा, ताकि हमारा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सारा पार्टिकल एक समान रहे, उसके लिए आपको केयरफुल ग्रेडिंग मतलब उसको बराबर मात्रा में आपको तोड़ना पड़ेगा। हाई वाटर डिमांड, इसमें हमारा क्या होता है, हाई वाटर डिमांड बना रहता है फाइन पार्टिकल्स के लिए। क्वालिटी आपका डिपेंड करेगा किस पे, सोर्स पे, प्रोडक्शन प्रोसेस पे आपका डिपेंड करेगा किस क्वालिटी का मटेरियल है। आगे क्या है, व्हाट इज सब स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका वेरियस फंक्शन क्या है फाउंडेशन में, ये बताना है। तो सब स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग दैट इज बिलो ग्राउंड लेवल। बिल्डिंग का वो पोर्शन जो कि जमीन के अंदर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब स्ट्रक्चर कहते हैं। बिल्डिंग का वो पोर्शन जो जमीन के अंदर है, उसको क्या कहते हैं, सब स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें हमारा क्या आ जाता है, फाउंडेशन आ जाता है मेनली। और सुपर स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा, जो कि हमारा ग्राउंड के ऊपर है। ठीक है, जो जमीन के ऊपर है वो सुपर स्ट्रक्चर, जमीन के अंदर है वो सब स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर का जो है लोड ट्रांसफर करता है कौन, जमीन तक। बात समझ गए? अब यहाँ से हम लोग फंक्शन ऑफ फाउंडेशन देखते हैं। फाउंडेशन का क्या काम है, सबसे पहला काम जो है वो हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन क्या है, फाउंडेशन का सबसे पहला है लोड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आपको जो भी जमीन का वजन, सॉरी, हमारा जो भी वजन है बिल्डिंग का वो आपको कहाँ तक पहुंचाना है, ग्राउंड तक पहुंचाना है। स्टेबिलिटी देता है। ठीक, स्टेबिलिटी देता है मतलब बिल्डिंग आपका जो है हवा हुआ जब बहुत तेज आ जाए या भूकंप आ जाए तो बिल्डिंग आपका हिले नहीं। उसके बाद हमको क्या करता है, सेटलमेंट, हमारा जो भी बिल्डिंग है उसको जमीन के अंदर सेटल नहीं होने देता, धंसने नहीं देता, उसको नीचे से सपोर्ट देने का काम करता है, प्रिवेंट सेटलमेंट। मॉइस्चर प्रोटेक्शन में मदद करता है। ठीक है, जमीन से हमारा जो है मॉइस्चर घींच के बिल्डिंग के अंदर ना चला जाए, दीवार उवाल में ना चल जाए, उससे बचाने का काम करता है फाउंडेशन। उसके बाद थर्मल इंसुलेशन देता है। ठीक है, जो भी हमारा ग्राउंड में टेम्परेचर चेंज होता है उस चीज से बचाने का काम कौन करता है, फाउंडेशन करता है। आगे क्या कहता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है किस पे, कंबाइंड फुटिंग फॉर आरसी कॉलम। कंबाइंड फुटिंग करने का मतलब जो है दो तीन कॉलम मिलके फुटिंग बन रहा है। और ग्रिलेज फाउंडेशन पे लिखना है। ग्रिलेज फाउंडेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कंबाइंड फुटिंग में हमारा क्या चीज आता है, जब दो या दो से अधिक कॉलम को हम जोड़ते हैं, किसी एक साथ जोड़ते हैं, जब दो या दो से अधिक कॉलम को हम लोग एक साथ जोड़ते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंबाइंड फुटिंग। कॉलम करने का मतलब क्या हो गया, एक तरह से पिलर जिसको आप कहते हैं। उसके बाद हम लोग जो है फुटिंग क्यों देते हैं, ये जो कंबाइंड फुटिंग देते हैं ताकि हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन सही से हो सके, आपस में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को कब दिया जाता है, जब हमारा स्पेस बिटवीन कॉलम्स क्या रहे, कम रहे, यानी कि लिमिटेड स्पेस रहे, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग इसको डालते हैं।
उसके बाद कंबाइंड फुटिंग कहाँ दिया जाता है ताकि हमको स्टेबिलिटी मिल सके और डिफरेंशियल सेटलमेंट को हम लोग बचा सकें। उसके बाद हमारा आता है ग्रिलेज फाउंडेशन। ग्रिलेज फाउंडेशन क्या है? ये भी एक तरह का सैलो फाउंडेशन है। देखिए आप, फाउंडेशन दो तरह का होता है, एक होता है सैलो और एक होता है डीप। ठीक है, डीप में हमारा क्या होता है, फाउंडेशन बहुत ज्यादा गहरा होता है। सैलो में बहुत ज्यादा गहरा नहीं होता है, लेकिन चौड़ाई उसका बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपका ग्रिलेज फाउंडेशन क्या है, एक तरह का डीप सैलो फाउंडेशन है, जिसमें कि हमारा बीम का लेयर्स, खास करके स्टील बीम जो है वो बिछाया जाता है ताकि हम लोग हैवी लोड को लार्ज एरिया तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। बीम को हमारा जो है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में दोनों तरफ से हमको क्या करता है, बीम इसमें लगाया जाता है, लॉन्गिट्यूडनली भी और ट्रांसवर्स भी। तो ये आपका ग्रिलेज फाउंडेशन का फोटो है, ये आप देख सकते हैं कैसे कैसे इसमें हमारा अरेंज किया गया है। समझ गए? और ग्रिलेज फाउंडेशन कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे आपका हैवी कॉलम है, मतलब भारी भारी मोटा मोटा पिलर है या पायर्स है, उसको सपोर्ट करने के लिए, या फिर वाटर लॉक्ड सॉइल है, मतलब जहां पानी बहुत जमता है, तो उस सब में हमको क्या इस्तेमाल करते हैं, ग्रिलेज फाउंडेशन इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहता है, जिसकी वजह से हमारा सेटलमेंट इसमें कम होता है, किसमें, ग्रिलेज फाउंडेशन में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कहता है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लान एंड मैप। प्लान क्या है और मैप क्या है? ठीक है, जैसे हम लोग बिल्डिंग का प्लान बनाते हैं, और मैप क्या हो गया, किसी भी लार्ज एरिया को दर्शाता है। जैसे आप इंडिया का मैप बनाइएगा, बिहार का मैप बनाइएगा। प्लान हमारा क्या, एक तरह का डिटेल ड्राइंग है जो कि किसी भी सेक्शन को या फिर एक पर्टिकुलर छोटा सा हिस्सा को बताता है। प्लान क्या है, एक छोटा सा हिस्सा को बताता है, यानी कि हम लोग का किसी भी बिल्डिंग या एरिया का एक छोटा सा हिस्सा को बताता है, कौन, प्लान। मैप हमारा क्या बताता है, लार्ज एरिया को बताता है। जैसे हमारा बिहार का मैप हो गया, इंडिया का मैप हो गया, तो एक लार्ज एरिया को बताता है। हमारा जब प्लान बनता है तो इसमें लार्ज स्केल इस्तेमाल होता है। मैप जब बनता है तो इसमें क्या रहता है, स्मॉल स्केल इस्तेमाल होता है। बात समझ में आ रही है? मैप में आपका एक जनरल ओवरव्यू दिया जाता है, ठीक ना। प्लान में जो है आपका डिटेल में लेआउट किया जाता है, जैसे उसमें दीवार दिखाया जाता है, खिड़की दरवाजा सब कुछ दिखाया जाता है डिटेल में, किसमें, प्लान के अंदर। प्लान हमारा जनरली जो है कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ गए? और मैप का प्रयोग क्या किया जाता है, नेविगेशन में इस्तेमाल किया जाता है, या फिर अर्बन प्लानिंग में, तो वो सब जगह आपका इस्तेमाल होता है। बात समझ गए ना? तो आपको मेनली याद रखना है, मैप हमारा कहाँ इस्तेमाल होगा, लार्ज एरिया में इस्तेमाल होगा। प्लान कहाँ इस्तेमाल होगा, छोटा एरिया में इस्तेमाल होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। आगे क्या कहता है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग का दो प्रिंसिपल है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट कर चुका है। सर्वेइंग का क्या है, दो प्रिंसिपल है। पहला क्या, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, मतलब आपको पहले पूरा काम करना है, उसके बाद फिर उसको पार्ट बाय पार्ट बांटना है। इससे हमारा क्या होता है, एरर हमारा जो है कम होता है। दूसरा क्या कहता है, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स। जैसे आपको ये पॉइंट सी लोकेट करना है सारा फिगर में, तो इसको आप क्या कीजिएगा, दो पॉइंट से मेजर करके लोकेट कीजिएगा। कैसे कीजिएगा, दो पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, ए और बी, दो पॉइंट आपको दिया हुआ है। ठीक है, वहां से आप क्या कीजिएगा, गिवन पॉइंट्स ए और बी दो पॉइंट्स हमको दिया हुआ है। वहां से हम लोग इसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे। क्या क्या नापेंगे, दो चीज नापते हैं, एक या तो हम लोग लेंथ नापेंगे, और दूसरा हमारा क्या है, एंगल नापेंगे। तो लेंथ और एंगल नाप करके हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट, तीसरा पॉइंट को लोकेट करेंगे बारी बारी से। जैसे पहला केस में हम लोग क्या किए, दोनों लेंथ नाप लिए, ये दोनों लेंथ हम लोग नाप लिए। ठीक है, तो उससे हमारा लोकेट हो गया। इसमें हम लोग परपेंडिकुलर ऑफसेट ड्रॉ कर लिए। इसमें हमारा देखिए, ये एक एंगल हो गया, ये एक लेंथ हो गया। इसमें हम लोग दोनों एंगल नाप के किए हैं। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से हम लोग तीसरा पॉइंट लोकेट करने के लिए किसी भी दो पॉइंट की मदद से हम लोग लोकेशन कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग है। तो दोनों प्रिंसिपल आप याद रखिएगा, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, दूसरा क्या है, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गिव ए ब्रीफ नोट ऑन डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। हमारे पास कौन कौन सा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। पहला हो गया, रोड पे हम लोग चलते हैं, रोडवेज। उसके बाद हम लोग रेल पे चलते हैं, रेलवेज हो गया। ठीक है, हवा में चलते हैं, एयरवेज हो गया। ठीक है, पानी में चलते हैं, वो हमारा क्या हो गया, वाटरवेज हो गया। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो है, अगर पानी या पाइप, सॉरी, तेल, पानी, दूध, ये सब सप्लाई करना है, तो उसके हम लोग क्या करते हैं, पाइप से भेजते हैं। तो पाइपलाइंस या पाइप वेज आप कह सकते हैं। उसके बाद आप देखिएगा, बड़ा बड़ा पहाड़ पे हम लोग रस्सी के सहारे एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, पहाड़ चढ़ने का काम करते हैं, जिसको हम लोग रोप वे कहते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। जैसे पहला हो गया रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट में हमारा क्या होता है, कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, बाइसाइकिल, ये सब हमारा जो है रोड पे चलता है और सामान को और इंसान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। दूसरा हमारा रेल ट्रांसपोर्ट है। इसमें हम लोग जो है ट्रेन या ट्राम की मदद से सामान को या फिर इंसान को एक जगह दूसरे जगह ले जाते हैं। उसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट है। एयर ट्रांसपोर्ट में हम लोग एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर वगैरह चलाते हैं हवा में। ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट का दो खासियत है। पहला, ये हमारा सबसे महंगा पड़ता है। पहला खासियत तो ये हो गया। दूसरा खासियत क्या है कि इसमें हमारा जो है कम टाइम में हम लोग कहीं से एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, टाइम बचता है। वाटर ट्रांसपोर्ट हमारा जो है इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए वाटर ट्रांसपोर्ट का खासियत क्या है कि इसमें आप भारी भरकम सामान एक देश से दूसरे देश ला सकते हैं या भेज सकते हैं। ठीक है। इसमें हमारा टाइम उल्टा लगता है। एयर ट्रांसपोर्ट के उल्टा है हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट हमारा कम समय में पहुंच जाता है, वाटर ट्रांसपोर्ट हमको बहुत टाइम ले लेता है। बात समझ गए? तो ये चीज आप देख लीजिएगा। इसके साथ साथ हमारा एक और क्या है, पाइपलाइन है। पाइपलाइन में हमारा क्या रहता है, जो भी लिक्विड या गैस है, जैसे कि ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, वो ये सबको हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ से अभी क्या देखेंगे कि हमारा जो डिजाइन लोड्स है उसके बारे में देखेंगे। हमारा बिल्डिंग पे लगने वाला जो भी लोड है, जैसे कि हमारा लाइव लोड हो गया, डेड लोड हो गया, विंड लोड हो गया, वो सब देखेंगे। पहला लोड हमारा क्या है, डेड लोड है। डेड लोड में हमारा क्या आता है, बिल्डिंग का जो भी ऐसा बिल्डिंग पे लगने वाला ऐसा लोड जो कि फिक्स है, जैसे कि आपका जो भी स्ट्रक्चर है उसका अपना वजन, या दीवार का वजन, फ्लोर का वजन, रूफ का वजन, या परमानेंट फिक्सचर जो भी है, बीम कॉलम, वो जो भी है सबका वजन जो है वो आपका किस में आएगा, डेड लोड में आ जाएगा। अगला हमारा क्या आता है, अगला हमारा आता है लाइव लोड। लाइव लोड कहने का मतलब जो उस पे चलता फिरता चीज है जिसका की जगह बदलते रहता है। ठीक है। लाइव लोड कहने का मतलब जो भी मूवेबल चीज है, जैसे कि हमारा फर्नीचर हो गया, फर्नीचर का जगह बदल गया। ऑक्यूपेंट जो उसमें इंसान रहता है उसका जगह बदल सकता है। जिसका जगह बदल सकता है वो आपका क्या है, लाइव लोड। जिसका जगह फिक्स है वो आपका क्या है, डेड लोड। आगे हमारा क्या है, विंड लोड है। विंड लोड आपका कब लगता है, जब आपका तेज हवा चलता है बिल्डिंग पे, हवा की वजह से जो लोड लगता है उसको क्या कहते हैं, विंड लोड कहते हैं। फिर अर्थक्वेक लोड। अर्थक्वेक लोड जब आपका ग्राउंड मोशन में होता है, यानी कि जब भूकंप आता है उस समय जो बिल्डिंग पे आपका लोड लगेगा वो अर्थक्वेक लोड है। फिर हमारा स्नो लोड है। स्नो लोड करने का मतलब ऐसा जगह जहाँ पे कि आपका छत पे जो है बहुत ज्यादा बर्फबारी हो गया है। बात समझ में आ रही है? तो वो आपका क्या हो गया, स्नो लोड। ये जनरली आपका इंडिया में अगर बात किया जाए तो जो भी पहाड़ी इलाका है वहां पे आपका देखा जाएगा। फिर है थर्मल लोड। ठीक है। टेम्परेचर चेंज की वजह से जो भी आपका स्ट्रेस लगता है बिल्डिंग पे, या फिर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जो भी होता है मटेरियल का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल लोड। मतलब आपका अगर टेम्परेचर बदल रहा है तो उसकी वजह से जो भी एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा वो सब किस में आएगा, थर्मल लोड में आएगा। आगे हमारा क्या है, इम्पैक्ट लोड है। ठीक है। इम्पैक्ट लोड में हमारा क्या आता है, कोई भी अचानक से अगर कोई फोर्स लग रहा है इम्पैक्ट की वजह से तो वो सब इसमें आ जाएगा। जैसे कि व्हीकल्स हिटिंग द बिल्डिंग और हैवी मशीनरी ऑपरेटिंग इनसाइड। मान के चलो अचानक से अगर कोई व्हीकल जो है बिल्डिंग से आगे टकरा गया तो वो हमारा क्या, इम्पैक्ट लोड है। बात समझ गए? उसके बाद हमारा आता है हाइड्रोस्टेटिक लोड। हाइड्रोस्टेटिक लोड में आपका क्या आता है, बिल्डिंग के आसपास जो हमारा पानी है उसके वजह से बिल्डिंग पे जो भी फोर्स लगेगा वो क्या है, हाइड्रोस्टेटिक लोड है। हाइड्रोस्टेटिक लोड यानी कि वाटर जो फोर्स लगाएगा किस पे, बिल्डिंग पे, वो आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोस्टेटिक लोड हो जाएगा। ठीक। ये आपको कहाँ देखा जाता है, जहाँ पे हाई ग्राउंड वाटर लेवल रहता है या फ्लडिंग का केस रहता है, वैसे सिचुएशन में ये आपको देखा जाता है। अगला हमारा क्या, वाटर विच आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का प्रिंसिपल बताइए कि हम लोग जब भी कोई बिल्डिंग बिल्डिंग का प्लानिंग करेंगे तो क्या क्या चीज देखते हैं। सबसे पहले फंक्शनैलिटी देखते हैं। ठीक है, कि हम लोग किस पर्पज से इसको डिजाइन कर रहे हैं, वो काम हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिंप्लिसिटी, डिजाइन हमारा एकदम सिंपल होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है तो उसको बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं है कॉम्प्लेक्स बनाने से, इसलिए हमारा सिंपल रहे तो अच्छा है। इकोनॉमिक, हम लोग जब भी डिजाइन करेंगे कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब कम खर्चा में बहुत अच्छा चीज हमको मिल जाए, सारा रिसोर्स का सही से इस्तेमाल हो सके। एलिगेंस, ठीक ना। एस्थेटिक अपील, मतलब देखने में अच्छा होना चाहिए बाहर से। फ्लेक्सिबिलिटी हमारा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी। प्लान आपका क्या अलाउ करना चाहिए, फ्यूचर मॉडिफिकेशन। मान के चलो अगर हम कोई 2 फ्लोर का बिल्डिंग बना दिया, अब तीसरा फ्लोर भी बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें हम कोई भी तरह का चेंजेस आसानी से ला सके। कंफर्ट होना चाहिए बिल्डिंग में।
ठीक है, कंफर्ट होना चाहिए, मतलब जो भी इंसान रहेगा उसको सही से रोशनी, हवा या और भी जो भी सुविधा है वो सारा चीज होना चाहिए। बिल्डिंग बहुत ज्यादा हीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर अगर बिल्डिंग में सही से रोशनी नहीं आता है, धूप नहीं आता है, तो फिर और भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो सारा चीज में आना चाहिए। प्राइवेसी, इसके अंदर जो भी इंसान रहेगा उसको एक प्राइवेसी मेंटेन करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम खिड़की या दरवाजा ऐसा लगा दिए हैं कि अगर खिड़की खुला रहे तो पूरा रूम का अंदर का व्यू हमको बढ़िया से दिख जाए, वो काम नहीं करना है। खिड़की दरवाजा लगाते समय आपको ये भी दिखना है कि हमारा जो पूरा रूम का अंदर का चीज बाहर से दिखे नहीं। सर्कुलेशन हम लोग देखेंगे, सर्कुलेशन में हमारा क्या होता है, जैसे कि मान के चलो 3 गो रूम है, एक रूम ये हो गया, एक रूम ये हो गया, एक रूम हो गया, तो हमको सर्कुलेशन ऐसा रखना है कि आपस में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए सोचना नहीं पड़े। अगर सीढ़ी पे जाना है तो हम लोग आसानी से जा सकते हैं। वैसा नहीं कि हम सीढ़ी ऐसा डिजाइन कर दिए कि एक एक रूम से पहले दूसरे रूम जाइए फिर सीढ़ी पे चढ़िए, तो वो सब चीज काम आपको नहीं करना है। फिर आपको क्वेश्चन में कहा है दो चीज को डिटेल में डिफाइन करने के लिए, पहले आपको प्राइवेसी के बारे में लिखना है। तो प्राइवेसी में हमारा क्या होता है कि आपको स्पेस को कुछ इस तरीके से आपको बना के रखना है, मतलब हमारा जो भी रहने का जगह उसको कुछ ऐसा बना के रखना है ताकि हमारा जो है अनवांटेड विजिबिलिटी या इंट्रूशन नहीं, मतलब कोई बाहर से झांके तो उसको पूरा कमरा नहीं दिखे, ठीक है, खिड़की खुला रहे, ठीक है, और अगर कोई देखे तो उसको पूरा कमरा नहीं दिखना चाहिए। खिड़की आपको ऐसे लगाना है ताकि हमारा क्या हो सके, प्राइवेसी मेंटेन हो सके, ठीक। या फिर हमारा जो है बाथरूम या बेडरूम सबका जो वेंटिलेशन वो ऐसे रखना है, कोई बाहर से या कहीं किसी ऊंचाई से दूसरे छत से देखे तो वो चीज उसको सही से दिखना नहीं चाहिए। अब क्या पता आप बाथरूम में बैठे हैं, ऊपर से कोई इस तरीके से वेंटिलेशन है, कोई दूसरे छत पर से आपको देख रहा है, तो वो सब चीज में नहीं होना चाहिए, यानी कि प्राइवेसी आपको मेंटेन करने का काम करना है। उसके बाद आप इस तरह का जो भी प्राइवेसी है वो कैसे अचीव कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट ऑफ रूम, मतलब रूम को उस हिसाब से प्लेस कीजिए ताकि एक जगह से दूसरे को डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। या फिर हमारा बैरियर वॉल या स्क्रीन वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, साउंड प्रूफिंग टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। साउंड प्रूफिंग टेक्निक करने का मतलब, जैसे कभी कभी देखिएगा ना कि हम एक रूम से बोल रहे हैं तो बाकी जगह भी आवाज जा रहा है, तो ऐसे में क्या होगा कि एक आदमी अगर प्राइवेट में कुछ बात करना चाह रहा है दूसरे सुन लेगा तो वो प्राइवेसी का हनन हो गया। तो आपको मतलब ये सब चीज के लिए कुछ ना कुछ नया नया टेक्निक लगाते रहना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सर्कुलेशन भी डिफाइन करने कहा गया। सर्कुलेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिल्डिंग के अंदर मूवमेंट कैसे होगा वो प्लान करते हैं। जैसे कि मान के चलो अगर हमको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाना है तो सीढ़ी देंगे, तो सीढ़ी कहाँ पे देंगे ताकि सबको आसानी रहे। बात समझ में आ रही है। दूसरा क्या है कि हमारा जो है एक रूम से दूसरे रूम में जाना है तो वो हम लोग कैसे कैसे प्लेस करेंगे, मतलब आने जाने का जो रास्ता है वो सारा चीज हमारा किस में आ जाएगा, सर्कुलेशन में आ जाएगा। इसमें हम लोग कॉरिडोर, स्टेयर, एलिवेटर, एंट्रेंस ये सब चीज का हम लोग सही से डिजाइन करते हैं। सर्कुलेशन में किसका डिजाइन करते हैं, कॉरिडोर, बरामदा हो गया, सीढ़ी हो गया, एलिवेटर हो गया, एंट्रेंस, एग्जिट, वो सब चीज का हम लोग डिजाइन करते हैं। अच्छा सर्कुलेशन के लिए हमको क्या चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग चाहिए उसमें, ताकि हमारा कंजेस्टेड नहीं हो, ठीक है, और एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। बहुत ज्यादा हमको ट्रेवल करके नहीं जाना पड़े। अब ऐसा नहीं, सीढ़ी ऐसा जगह दे दिया है कि हमको पहले बहुत दूर जाना पड़ता है, हर एक रूम पास करेंगे लास्ट में जाकर सीढ़ी, वैसा काम नहीं करना है। सीढ़ी ऐसा डालिए कि किसी भी रूम से हमको जाना नजदीक पड़ सके, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिफाइन सॉरी गिव डिटेल्स ऑफ डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मेथड्स, अलग अलग कंस्ट्रक्शन मेथड का आपको क्या देना है, डिटेल में बताना है, और वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। तो सबसे पहला हमारा जो है मैसनरी कंस्ट्रक्शन होता है। मैसनरी कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सॉरी इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, मैसनरी कंस्ट्रक्शन का रेसिडेंशियल बिल्डिंग घर सब जो बनाते हैं या फिर लो राइज स्ट्रक्चर में करते हैं। इसमें हम लोग ईटा का प्रयोग करते हैं, पत्थर का प्रयोग करते हैं, और साथ साथ मोटर का प्रयोग करते हैं। मोटर करने का मतलब हो गया सीमेंट, बालू और पानी का जो मिक्सचर होगा उसको हम लोग मोटार कहते हैं, यानी जो प्लास्टर या दीवार जोड़ने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं वो मसाला हो गया मोटार, ठीक है। तो ईटा, पत्थर और मोटार से मिल करके हम लोग क्या करते हैं, मैसनरी कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, जिससे कि दीवार वगैरह जोड़ा जाता है। तो एक ये हो गया। दूसरा हमारा है स्टील फ्रेम कंस्ट्रक्शन, मतलब स्टील क्या मटेरियल इस्तेमाल करके आप तैयार कीजिएगा। जैसे आप देखिएगा रेलवे का प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है, या फिर हाई राइज बिल्डिंग में ये चीज जो है स्टील फ्रेम कंस्ट्रक्शन ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें हम लोग स्टील का कॉलम, बीम या फिर स्केल्टन जो है, जो भी मतलब रूपरेखा ढांचा स्टील से तैयार करते हैं। तीसरा हमारा क्या, रेनफोर्स्ड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। रेनफोर्स्ड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन करने का मतलब जो है, इसमें हम लोग कंक्रीट डालेंगे और साथ साथ रेनफोर्समेंट यानी कि छड़ डालेंगे, सरिया को हम लोग रेनफोर्समेंट कहते हैं। तो ब्रिज हो गया, डैम हो गया, लार्ज बिल्डिंग, ये सब में ये इस्तेमाल किया जाता है रेनफोर्स्ड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंक्रीट को पोर किया जाता है किसके अलोंग, रेनफोर्समेंट, स्टील रेनफोर्समेंट के अलोंग, मतलब हम लोग पहले
छड़ बिछा देते हैं, उसके बाद कंक्रीट को ढारने का या फिर उझलने का काम करते हैं। अगला हमारा क्या है, टिम्बर फ्रेम कंस्ट्रक्शन। टिम्बर फ्रेम कंस्ट्रक्शन में हमारा क्या होगा, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा वो किसके सहारे होगा, लकड़ी के सहारे हमारा जो है तरह तरह का चीज बनाया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग या लो राइज स्ट्रक्चर में इस्तेमाल किया जाता है। वुड का ही आपका बीम वगैरह रहेगा, फ्रेमवर्क सब लकड़ी का ही रहेगा। आगे क्या है, प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन। प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन में हमारा क्या रहेगा कि मॉड्यूलर बिल्डिंग में ये इस्तेमाल होता है, ये टेम्पोररी स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होता है। कंपोनेंट्स जो है आपका पहले से बन जाता है, साइट पे नहीं बनता, कहीं और जगह बनाते हैं और यहाँ पे लाके सिर्फ असेंबल करते हैं, मतलब यहाँ लाके जोड़ने का काम करते हैं। किसमें, प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन में। इस तरह का हमारा जो है कई तरह का कंस्ट्रक्शन होता है। आगे क्या कहता है, राइट ए नोट अबाउट इंटरप्रेन्योर पॉसिबिलिटीज इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में एंटरप्रेन्योर पॉसिबिलिटी क्या है, मान के चलिए अगर आप जो है जॉब नहीं करना चाहते सिविल इंजीनियर का, और आप चाहते हैं कि हम कुछ नया टेक्निक के साथ बिजनेस करें, तो उसमें क्या क्या आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो है वो क्या है हमारा, कंस्ट्रक्शन फर्म खोलिए। मतलब आप किसी का भी कहिए कि भाई बिल्डिंग बनाना है, कुछ भी फैक्ट्री बनाना है या अपना गोडाउन बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो वो बनाने का काम हम करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन फर्म हो गया। दूसरा कंसल्टिंग सर्विस कीजिए। कंसल्टिंग सर्विस मतलब किसी को घर बनाना है, उसका डिजाइन चाहिए, उसको सलाह लेना है, तो वो सब जो है कंसल्टिंग, उसको एक प्रॉपर सजेशन दीजिएगा ताकि उसका काम अच्छा से हो सके, तो कंसल्टिंग का आप काम कर सकते हैं। इसमें हम लोग स्ट्रक्चरल डिजाइन बनाएंगे, इन्वायरमेंटल कंसल्टिंग का काम करेंगे। आगे हमारा क्या है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट। आप जो है रियल एस्टेट यानी कि बिल्डिंग वगैरह बना उना के बेच सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद बिक्री करेंगे बिल्डिंग बनाने के बाद, उस तरीके का काम होगा इसमें। सस्टेनेबल बिल्डिंग सॉल्यूशन, मान के चलिए कोई आदमी सस्टेनेबल बिल्डिंग बनाना चाहता है, तो उसको उसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम कर सकते हैं कि हम लोग जैसे ग्रीन कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं, एनर्जी इफिशियंट डिजाइन कैसे बना सकते हैं। एनर्जी इफिशियंट करने का मतलब क्या हो गया, कम खपत में हम लोग जो है ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ कैसे दे सकते हैं। जैसे हम लोग बल्ब के नाम पे एलईडी का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेचुरल वेंटिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह इसमें आ गया। आगे हमारा क्या, मटेरियल सप्लाई चेन में आप मदद कर सकते हैं। आपका कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी मटेरियल वगैरह चाहिए, मशीनरी टेक्नोलॉजी, ये जो भी सामान चाहिए वो सब चीज आप दे सकते हैं। आगे हमारा क्या है, इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज। हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम होगा उसमें नया नया टेक्नोलॉजी लगाएंगे, ठीक है, बात समझ गए ना। हम लोग इसमें जो है नया नया कंस्ट्रक्शन का मेथड लगाएंगे, जैसे कि हम लोग 3D प्रिंटिंग का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये सब मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन बता सकते हैं, एडवांस कंपोजिट्स बता सकते हैं। तो ये सब चीज के सहारे आप जो है कोई भी काम कर सकते हैं नए नए टेक्नोलॉजी के सहारे, ठीक। उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग और एजुकेशन, मतलब हम लोग जो है सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स वगैरह बेच सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम हम सिखा सकते हैं कोई फ्रेशर को। बात समझ गया, तो इस तरीके से आपके सामने बहुत सारा जो है नया नया आइडिया के साथ बिजनेस करने का या कुछ अपने दम पे करने का ऑप्शन है सिविल इंजीनियरिंग में। लास्ट में आप एक और चीज देख सकते हैं कि आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड, ब्रिज, यूटिलिटीज, ये सब भी आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसको आप पीपीपी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि प्राइवेट कंपनी को जो है अपना पैसा लगाना है या और भी अपना जो भी सुख सुविधा है, ये जो भी रिक्वायरमेंट है कोई भी चीज निर्माण, रोड वोड के निर्माण के लिए, वो सारा चीज प्राइवेट कंपनी लगाएगा, ठीक है। उस बनाने का काम भी प्राइवेट करेगा। सरकार का क्या रहेगा, सरकार का बस एक टैग रहेगा कि ये रोड सरकार ने बनवाया है, काम सारा प्राइवेट ही करेगा, ठीक। उसके बाद बनाने के बाद टोल्स के थ्रू वो पैसा भी कलेक्ट कर सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राइट ए नोट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैड प्रो इन द डिजाइन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में सैड प्रो का क्या एप्लीकेशन है वो आपको लिखना है। तो सैड प्रो एक तरह का क्या है, सॉफ्टवेयर है, इसका क्या क्या एप्लीकेशन है वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहला जो है स्ट्रक्चर एनालिसिस में हमको सैड प्रो काम देता है, ठीक है। सैड प्रो का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, एनालाइज किस चीज को, डिजाइन स्ट्रक्चर, जैसे बिल्डिंग, ब्रिज, ये सब का टावर, ये सब का स्ट्रक्चर को डिजाइन करने में सैड प्रो का प्रयोग किया जाता है। दूसरा हमारा क्या, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, ठीक है। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का एक पार्ट है, आप भी पढ़िएगा, आगे जाके आपको पढ़ना है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। तो ये सॉफ्टवेयर जो है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस में भी हमको क्या करता है, मदद करता है। जैसे कि अलग अलग कंडीशन में, अलग स्ट्रेस में, अलग स्ट्रेन में, अलग थर्मल एक्सपेंशन में हम लोग कैलकुलेशन इसमें कर सकते हैं। अगला हमारा क्या है, ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। किसी भी डिजाइन को ऑप्टिमाइज करने में, मटेरियल रिड्यूस करने में, ताकि हमारा सेफ्टी भी बरकरार रहे और इसका जो है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड भी बरकरार रहे, उसमें भी आपको ये मदद करता है।
आगे क्या कहता है, लोड कैलकुलेशन। सैड प्रो में आप जो है एक्यूरेटली लोड कैलकुलेट कर सकते हैं, किसके वजह से कितना लोड लग रहा है, डेड लोड कितना लग रहा है, लाइव लोड कितना लग रहा है, विंड लोड कितना, जो भी लोड है सारा चीज आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर है डिजाइन वेरिफिकेशन। सैड प्रो का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ताकि हम लोग जो भी डिजाइन बनाए हैं वो हमारा सारा स्टैंडर्ड, ये सारा कोड मेंटेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो सारा चीज के लिए हम लोग ये करते हैं। जैसे हमारा जो भी बिल्डिंग बनता है तो उसका बनाने का एक सरकार ने नियम कानून तय कर रखा है, उस नियम कानून को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, वो सब आप किससे कर सकते हैं, डिजाइन वेरिफिकेशन कहाँ हो जाएगा, सैड प्रो में हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या कहता है, सिमुलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अगर आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना है, खास करके अर्थक्वेक रेसिस्टेंट डिजाइन सब बनाना है, तो वो सब आप इस पे बना सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं। फिर अगर आपको इसमें क्या एक और सुविधा मिलता है, इंटीग्रेशन विथ बीआईएम। ठीक है, बीआईएम के साथ अगर आप काम कर सकते हैं, बीआईएम मतलब क्या हो गया, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडल। ठीक है, अगर आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी उसका इंफॉर्मेशन वगैरह निकालना है या अदर कंपोनेंट चेक करना है, तो वो सब चीज आप किस में कर सकते हैं, सैड प्रो में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल सॉफ्टवेयर है। ऐसे भी आपको बता देते हैं, किसी न किसी एक सॉफ्टवेयर के बारे में हर बार आपसे क्वेश्चन पूछ ही देता है, तो आप जो है हर सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा देख के जाइए कि हमारा जो बिल्डिंग में कौन सा सॉफ्टवेयर लगता है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कौन सा लगता है, ठीक है, रोड प्रोजेक्ट में कौन सा सॉफ्टवेयर लगता है, जितना भी तरह का ड्राइंग बनाने के लिए क्या सॉफ्टवेयर लगता है, सारा चीज आप जो है देख के जाइए, आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। चलिए लास्ट में आपको एक बात बता देते हैं, आप हमारा जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ आपके काम का बहुत सारा लिंक वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, या फिर किसी भी तरह का चेंजेस या अपडेट आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बात समझ गए। आप जो है इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक, आप हमारा पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। उसके बाद आई होप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, आप हमारा बाकी का वीडियो देखिएगा। ठीक है, ताकि आपको जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्या मिले, हेल्प मिल सके। थैंक यू एवरीवन।